नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कमल कपूर जी की कहानी आत्मविश्वास। तो चलिए सुनते हैं कहानी आत्मविश्वास। रात के ठंडे और गहरे सन्नाटे को चीरते डोरबेल के तीखे स्वर ने नूपुर को गहरी नींद से जगा दिया। नाइट लैंप की मध्यम रोशनी में उसने समय देखा। 3:20 हुए थे। इस वक्त कौन हो सकता है? अपने आप से ही सवाल किया उसने। या फिर कहीं सपने में ही डोरबेल जैसा कोई स्वर तो नहीं सुना उसने? हैरान परेशान नूपुर अभी सोच ही रही थी कि डोरबेल फिर बज उठी। खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखने की कोशिश करने लगी वह, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। बस गहरी धुंध की चादर तनी दिखाई दी। डर से कांप उठी नूपुर। अकेलेपन के प्रारंभिक दौर में जाने अनजाने लोगों द्वारा वक्त बेवक्त वजह बेवजह घंटियां बजाना या फोन खड़काना एक आम सी बात हो गई थी। लेकिन उसकी दृढ़ता और निर्भयता के आगे हर बुरा तत्व हार कर खामोश हो गया था। अब इतने बरसों बाद किसने की यह धृष्टता? तभी द्वार पर एक साथ 3-4 दस्तकें हुई तो उसने अपने स्वर के कंपन को यथाशक्ति दबाकर ऊंचे स्वर में पूछा, कौन है? मैं हूं नवीन। इस नाम और नाम की उच्चारण शैली दोनों ने ही चौंका दिया नूपुर को। फिर भी मानो अपने संदेह को नकारते हुए से उसने पूछा, कौन नवीन? अरे भाई, तुम्हारा पति नवीन, नवीन वर्मा। अब शक की कोई गुंजाइश न थी, लेकिन उसका मन था कि इस सत्य को कि नवीन लौट आया है, वह भी 8 वर्षों बाद, न जाने क्यों स्वीकारने को तैयार नहीं हो पा रहा था। उसने झटके से पहले बाहर वाली बत्ती का स्विच ऑन किया, फिर भीतर की। 100% नवीन ही तो खड़ा था उसके सामने। गुजरते 8 बल्कि 8.5 सालों ने उसे जरा सी भी खरोंच नहीं पहुंचाई। और वही रंग रूप, वही स्वर, वही शेखी, बस शरीर थोड़ा सा भर गया था। ये क्यों आया है अब इतने बरसों बाद? नूपुर के मन में यह सवाल कांटे की तरह उगाया। वह बुत बनी खड़ी सोच रही थी और नवीन बड़े सहज भाव से अपने बैग और सूटकेस भीतर सरका रहा था, ऐसे जैसे वह बरसों के दीर्घ अंतराल बाद नहीं, 8 दिन के ऑफिस टूर के बाद लौटकर आया हो। अरे क्या बात है नूपुर, ऐसे क्यों खड़ी हो गुमसुम? यकीन नहीं हो रहा कि मैं हूं? हाथ आगे बढ़ाते हुए अत्यंत सहज स्वर में कहा नवीन ने। लेकिन नूपुर ने उसके बढ़े हुए हाथ को नहीं थामा और रूखे स्वर में बोली, मेरा पता कहां से मिला तुम्हें? जहां की चाह हो वहां की राह भी मिल ही जाती है नूर बेगम। मत करो चाह राह की बातें, ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही, तड़प कर कहा नूपुर ने। पर वह भी अपनी ही तरह का बेशर्म और ढीठ इंसान था। हंसकर बोला, अभी तुम गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्सा जायज भी है। ये कैसे ठंडा होगा मैं अच्छी तरह जानता हूं। कोई चाय वाय मिलेगी? नूपुर के जवाब का इंतजार किए बिना वह घर भर में घूम आया। पायल दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है वह? अपनी नानी के घर। ओह, विंटर वेकेशन थी इसलिए? वह वहीं रहती है। वहीं रहती है? कब से? बचपन से, जब से तुम चोरों की तरह भाग गए थे हमें छोड़कर, तब से। क्यों, एक बच्ची नहीं पाली संभाली गई तुमसे? हाँ, नहीं संभाली गई मुझसे, पर मेरे ही माँ बाप ने पाला है ना उसे। तुमने या तुम्हारे माँ बाप ने तो नहीं ना? जानते भी हो, तुम्हारे जाने से गहरे सदमे में चली गई थी मैं। मेरे मम्मी पापा तुम्हारे माँ बाप के पास गए थे इंसाफ मांगने, पर उन्होंने साफ कह दिया, हमारे बेटे को बांध कर रखने का हुनर न सीख पाई आपकी बेटी, तो हम क्या करें? वह इससे तंग आ चुका था, तभी तो चला गया। अब आप लोग ही रखें अपनी बेटी को भी और उसकी बेटी को भी। फिर मैं संभली, अपने आप को बटोरा और पायल को क्रैच में छोड़कर रोजी रोटी कमाने निकल पड़ी। और वहीं क्रैच में एक युवा नौकर के बलात्कार का शिकार होते होते बाल बाल बची मेरी 4 साल की बच्ची। तभी मम्मी आकर ले गई थी उसे। वह तब से वही है। नानू नानी को ही माँ बाप समझती है। सब कुछ सामान्य सहज होने के बाद मैं ले आई थी उसे यहाँ,
पर उसका मन नहीं लगा अपने नानू नानी के बिना, इसलिए फिर वहीं लौट गई। वैसे मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूं? पागल हूं मैं भी, तल्ख स्वर में कहा नूपुर ने। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूं ना। घर बहुत सुंदर है तुम्हारा, बेशक काफी छोटा है पर है शानदार। मुझे बड़ा घर क्या करना है, अकेली हूं, बस छुट्टियों में पायल आती है नानी नानू के साथ, और इस छोटे से घर की किश्तों में ही आधी तनख्वाह निकल जाती है मेरी। पायल का खर्चा भी भेजना पड़ता है। पापा रिटायर हो चुके हैं, थोड़ी सी पेंशन मिलती है उनको, बाकी। कहते कहते अचानक नूपुर को ध्यान आया कि ये बातें नवीन को बताने की नहीं हैं, तो वह खामोश हो गई। तुम फिक्र मत करो नूर, मैं एक झटके में मकान का कर्ज उतार दूंगा। तुम्हारी सोच से भी परे है कि कितना कमा कर लाया हूं मैं। बिना तर्क वितर्क किए नूपुर उठकर रसोई में चली गई। गैस ऑन कर चाय का पानी चढ़ा ही रही थी कि नवीन भी आ गया और उसके एकदम करीब खड़ा हो गया। अच्छा, एक बात तो बताओ बेगम, तुमने अपने अड़ोस पड़ोस में मेरे बारे में क्या बता रखा है? क्या बता रखा है? मतलब कि मेरा तुम्हारा तलाक हो गया है, या मैं मर चुका हूं, या? जो सच है वही बताया है मैंने। झूठ बोलने की न जरूरत है मुझे और न वजह। वैसे तुम यह क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि न तुम्हारी मांग में सिंदूर है और न गले में मंगलसूत्र, जबकि न तो तुम तलाकशुदा हो और न ही विधवा। बिना कोई जवाब दिए चाय छानकर एक प्याला नूपुर ने नवीन को थमा दिया और दूसरा खुद थामकर ड्राइंग रूम में आ बैठी। वह भी वहीं आ धमका। मैं तुम्हें मान गया नूर, तुम हो बड़ी हिम्मत वाली, यूं अकेली रह रही हो। तुम चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी। बाय गॉड, तुम अभी भी उतनी ही सुंदर हो और यंग भी। तुमने तो की थी ना दूसरी शादी वहां जाकर? वह तो खालिस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी जो सिर्फ पेपर्स में हुई थी। आई मीन पेपर मैरिज, कोई संबंध वंबंध नहीं थे उसके मेरे बीच। मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया और उसे अच्छी खासी रकम, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मैरिज खल्लास। फिर एक शादी और भी तो की थी तुमने। हाँ, वह अमेरिकन गोरी से की थी, पर वह साली बेवफा निकली। विच एंड बिच। अपने से छोटी उम्र के छोकरे के साथ चली गई, पर मुझे माल साल काफी मिल गया उससे। उससे एक बेटी भी है तुम्हारी, एंजेला, और वह अपनी माँ और नए बाप के पास है। अरे, बच्चे के लिए ही तो शादी की थी उसने मुझसे। पहले जिसके साथ रहती थी वह नपुंसक था, बल्कि मुझे तो लगता है जिन जिन के रही सोई होगी वे सारे ही नपुंसक होंगे, तभी उसने मुझे फांसा। बाय द वे, मेरी सारी खबरें हैं तुम्हारे पास। इसका मतलब है कि तुम मुझे कभी नहीं भूली। कहां से की ये इंक्वायरी? इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी मुझे। मेरे चंद सो कॉल्ड वेल विशर बराबर खबरें पहुंचाते रहते हैं मुझे, चाहे मेरी रुचि हो या ना हो। जैसे तुम्हारी अगली खबर है कि तुम चौथी शादी करने भारत आए हो। ना ना, ये खबर गलत दी है तुम्हारे खबरचियों ने। मैं चौथी शादी करने नहीं, बल्कि अपनी पहली और असली शादी निभाने आया हूं। सच कहूं नूर, मुझे मम्मा डैडी ने ही भेजा है तुम्हारे पास कि हम मिलकर एक हो जाएं फिर से। कहते कहते आगे बढ़कर नवीन ने उसका हाथ थाम लिया। झटके से हाथ छुड़ाकर तमक कर बोली नूपुर, ये हिमाकत फिर ना करना नवीन। धुंध से बामुश्किल दामन छुड़ाकर ठंड में लिपटी अगली सुबह बड़ी देर से उतरी नूपुर के आंगन में, और आने से पहले मानो सोसाइटी के लगभग हर घर में खबर पहुंचा आई कि नूपुर का पति लौट आया है। तभी तो सुबह से ही आने वालों का तांता लग गया। जितने मुंह उतनी बातें। सही मायने में उसकी हमदर्द और हमराज सहेली आमना ने कहा, जो फैसला लेना सोच समझकर लेना नूपुर, जल्दबाजी न करना। ऐसा न हो कि तुम फिर से ठगी जाओ। बड़ी मुश्किल से तो समेट पाई थी तुम खुद को। प्रथम तल में रहने वाली अम्मा जी ने समझाने के अंदाज में कहा, घी के दिए जलाओ बिटिया, बड़े सालों के वनवास के बाद तुम्हारे राम जी लौटे हैं। राम जी से इसकी तुलना कर राम जी का अपमान न करें अम्मा जी। राम ही जाने कौन सी साजिश पल रही है इसके मन में। ना बिटिया, ऐसे मत बोल।
बहुतेरे दिन गुजारे तेने मरद बिना। अब यूं समझ कि नसीब ने तेरे द्वारे पर दस्तक दी है। उसके मुंह पे दरवाजा ना मारियो बिटिया। पहले मन बना नूपुर का कि ऑफिस से छुट्टी ले ले, पर नवीन की उपस्थिति असहज बना रही थी उसे, और उससे बचने के लिए ऑफिस जाना ही एकमात्र विकल्प था। तैयार होकर नवीन से बोली, फ्रिज में सब कुछ धरा है, जो जी चाहे खा पी लेना। आज ऑफिस मत जाओ ना प्लीज, नवीन ने हाथ जोड़कर कहा। किसी जमाने में उसकी इन अदाओं पर रीझ रीझ जाती थी वह, पर अब यह हरकतें उसके मन को कसैला कर रही थीं। एक पल के लिए वह ठिठकी, फिर एक चुभती नजर उस पर डालकर बाहर निकल गई। दफ्तर पहुंचते ही मां को फोन किया। मम्मी, वह लौट आया है। वह कौन? आपका भगोड़ा दामाद। अरे, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तैने बिटिया। बेटा, मर्द की छांव बहुत जरूरी है हर औरत के लिए, और फिर पायल को भी तो पिता की जरूरत है। वह खुद आया है चलकर तेरे पास। उसे लात मत मारियो बिटिया, तुझे कसम है मेरी। मम्मी, इतने दिनों से रह रही हूं ना मर्द की छांव के बिना। बताइए, मैं झुलस गई या मर गई? पायल के पास माँ बाप हैं, आपके और पापा के रूप में। मम्मी, क्या आप मेरे आंसू भूल गई, मेरा बैराग भूल गई? फिर मां से और बहस किए बिना नूपुर ने फोन पटक दिया। दफ्तर में मन नहीं लग रहा था नूपुर का, जल्दी लौटना चाहती थी, पर यह सोचकर रुक गई कि कहीं नवीन को यह खुशफहमी न हो जाए कि वह उसकी वजह से जल्दी घर लौटी है। शाम घर पहुंची तो ये देखकर तन मन सुलग उठा उसका कि वह उसके पलंग पर पांव फैलाकर लेटा आराम से टीवी देख रहा था। उसे देखते ही चहक उठा। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए बेगम? नहीं, बहुत हो चुका, अब तुम जाओ यहां से। तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं मैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है जब अपने ही घर लौटने में संकोच हो रहा था मुझे। तुम चले जाओ नवीन, प्लीज चले जाओ यहां से। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है? खैर, जाने दो, आओ तुम्हें कुछ दिखाऊं। कहता हुआ नवीन ड्राइंग रूम हॉल की ओर बढ़ा। पीछे पीछे वह भी पहुंची और देखकर हैरान रह गई कि कालीन पर दहेज की तरह ढेरों सामान सजा था। ये सब क्या है नवीन? ये सब तुम्हारे लिए है जान, और ये सूटकेस, इसमें सारा सामान पायल के लिए है। अपनी ये दुकान समेट लो नवीन, मुझे या मेरी बेटी को कुछ भी नहीं चाहिए। बस कृपा करके तुम चले जाओ यहां से। वाह, क्यों जाऊं? मेरा पूरा हक बनता है तुम पर। कानूनन हमारा तलाक तो नहीं हुआ ना? तुम? नूपुर बरसने को हुई तो नवीन ने झट से दोनों कान पकड़कर कहा, ओके ओके, चला जाऊंगा। सिर्फ एक रात मेहमान की तरह ठहरने दो मुझे। सुबह होते ही दफा हो जाऊंगा यहां से। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। अपना बेडरूम नवीन के हवाले कर ड्राइंग रूम में जमीन पर ही बिस्तर बनाकर लेटी हुई थी नूपुर। नींद आंखों से कोसों मीलों दूर खड़ी थी। उसे याद आया, पहली ही नजर में पसंद कर कितने चाव से ब्याह कर लाया था नवीन उसे, और नूर नूर बेगम की रट लगाता हुआ उसके आगे पीछे डोलता फिरता था। फिर चाव कम होने लगे और उसे नूपुर में कमियां ही कमियां नजर आने लगीं। सबसे बड़ी कमी तो यह कि वह दहेज कम लाई थी, कैश माल तो बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कितनी बार सुना चुका था नवीन उसे। लाखों का दहेज थाली में सजाकर कितने ही लड़की वाले हमारे घर के चक्कर काटा करते थे। वो तो तुम पहली ही नजर में मुझे पसंद आ गई तो मैंने कहा, रे मन, मार दहेज को गोली। बहुत आहत होती थी नूपुर, परंतु मम्मी पापा चिंता न करें इसलिए उन तक कोई बात नहीं पहुंचाती थी। अमीर, वह भी रातों रात बिना मेहनत किए बनने का नशा सवार था नवीन के सिर पर। बार बार यही दोहराता था वह, यहां तो हम लकीर के फकीर ही बने रहेंगे नूर। एक बार, बस एक बार तुम किसी भी तरह मुझे यूएस जाने दो, तकदीर बदल कर रख दूंगा मैं अपनी तुम्हारी। नूपुर तो जो था उसमें ही खुश तथा संतुष्ट थी। उसे समझाती, मेहनत करोगे ना नवीन तो यही सब कुछ पालोगे। कोई यूएस या यूके नहीं जाना है तुम्हें। ब्याह के 1.25 साल बाद पायल आई
तो भी अपनी माँ के संग मिलकर तानों के तीर ही चलाए नवीन ने। माँ की 3 बेटियां हैं तो बेटी को बेटा कहां से होगा? बस एक के बाद ही तौबा है हमारी, बेटियां ही पैदा करेगी ये तो। मन कितना फड़फड़ाया था तब यह कहने को, श्रीमान नवीन वर्मा पढ़े लिखे हो और इतना भी नहीं जानते कि धरती वही फल देती है जैसा बीज उसके गर्भ में बोया जाता है। पर लाज लिहाज से कह नहीं पाई थी। अपनी नन्ही सी गुड़िया के साथ 100 ताने सुन सहकर भी खुश थी, बहुत खुश नूपुर। पर नवीन कहाँ खुश रहने वाला था। अंदर ही अंदर न जाने कब उसने सारा जुगाड़ बैठा लिया, और जब वह 3.25 साल की पायल को लेकर मायके गई हुई थी तो पीछे से वह उड़ गया। संयुक्त खाते में लॉकर में रखे नूपुर के गहनों को बेचकर यूएस की टिकट जुटाई थी उसने। आधी पागल तो हो ही गई थी नूपुर, बड़ी मुश्किल से समेट पाई थी खुद को। 5-7 महीनों तक तो खत लिखे नवीन ने, पर नूपुर ने कभी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो खत फोन सब बंद हो गए। अब लौटा है तब का गया, 8.5 साल के लंबे समय के बाद। क्यों, क्या है इसके मन में? ये विचार रह रहकर परेशान कर रहे थे नूपुर को। सोचते सोचते न जाने कब आंख लग गई उसकी, जो किसी लिजलिजे से स्पर्श से जल्दी ही खुल भी गई। नवीन था उसके कंबल के अंदर। कांप गई नूपुर और बिफर कर बोली, ये क्या बदतमीजी है नवीन? बदतमीजी कैसी? तुम मेरी पत्नी हो नूर। भूल जाओ पिछली बातों को और आज को जियो। 100 बार माफी मांग चुका हूं तुमसे। अरे, इतनी माफी मांगने पर तो भगवान भी गुनाह माफ कर देते हैं। और अब मैं आ गया हूं तुम्हारी जिंदगी में। यूएस जाऊंगा जरूर, पर तुम्हें और पायल को लेकर। बहुत फर्क है यहां और वहां की लाइफ स्टाइल में। वंडरलैंड है वह देश, वंडरलैंड। मुझे नहीं जाना तुम्हारे उस वंडरलैंड में। और कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें? एक युग गुजारा है मैंने अकेले, और अब मुझे अकेलेपन की ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं उसमें किसी को शामिल नहीं कर सकती। और तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं। तुम हो कौन मेरे? पति हूं तुम्हारा। पति? इन 22 घंटों में 24 बार पति होने का दावा ठोक चुके हो तुम नवीन। कौन सा पति धर्म निभाया है तुमने? पति धर्म निभाने की ही तो कोशिश कर रहा हूं नूर बेगम, पर तुम हाथ ही नहीं धरने देती। नूपुर को बाहों में जकड़ने की कोशिश करते हुए कहा नवीन ने, तो गुस्से से जैसे वह पागल हो गई। छोड़ो मुझे, ये पति धर्म नहीं, बलात्कार की कोशिश है मिस्टर यूएस रिटर्न। खुद को मेरा पति कहते हो तुम? अरे, 2 शादियां की हैं तुमने मुझे तलाक दिए बिना। 5 साल, कुल जमा 5 साल का ब्याहता जीवन जिया है मैंने सिर्फ। तुमने सब कुछ पाया और मैंने सिर्फ अकेलापन। बेटी के उजले भविष्य के लिए बेटी से ही दूर रह रही हूं मैं। कभी कभी भी सोचा तुमने कि मेरे साथ क्या कर गए थे तुम? अब भी क्या खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? मैं समझ नहीं पा रही। तुम जब चाहे मेरी जिंदगी से चले जाओगे और जब चाहे लौट आओगे। ये ना होगा मिस्टर यूएस। जाओ, चले जाओ यहां से। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। अब भी तुमसे बेहतर हजारों मिल जाती मुझे, पर मैंने सोचा कि चलो, खैर, मैं क्यों माथा फोड़ूं तुम्हारे साथ। और एक बात कहूं कि तुम्हारे इस अकेलेपन के नाटक का कोई असर नहीं पड़ने वाला मुझ पर। पहले तो मुझे शक था, पर अब यकीन हो गया है कि जरूर कहीं कोई चक्कर है तुम्हारा किसी के साथ, वरना सालों बाद किसी पुरुष, और वह भी अपने पति के टच की आंच से मक्खन की तरह न पिघल उठती तुम। देह की मांग और धर्म से मैं भी अनजान नहीं हूं मैडम इंडियन। इतने लंबे अरसे तक कोई भी इंसान इस प्राकृतिक जरूरत के बिना रह ही नहीं सकता। क्या मैं जानता नहीं? चलो अब बता ही डालो, कौन है वह? कोई ताना नहीं दूंगा, इतना लिबरल तो हूं मैं। नवीन ने जहर बुझे चुभते स्वर में कहा। छी, लानत है तुम्हारी घटिया सोच पर, और उससे ज्यादा मुझ पर कि मैंने तुम्हें अपने घर में घुसने दिया और इतनी देर रहने की इजाजत दी। सिर्फ देह की मांग और धर्म के बारे में ही जानते हो तुम। अगर ये जानते होते कि आत्मा और मन की मांग क्या है, प्यार का धर्म क्या है, रिश्तों की मर्यादा क्या है, तो 3-3 शादियां करके भी
यूं अकेले ना होते। अकेली मैं भी हूं, पर मैंने अपने अकेलेपन को सच्चाई और ईमानदारी से जिया है। तुमने तो पूरी जिंदगी ही मक्कारी से जी है। 2 बेटियों के पिता होकर भी पिता नहीं। मेरी बेटी मेरे पास नहीं, पर साथ तो है। बहुत बोल रही हो नूर तुम, हदें पार मत करो। अच्छा नहीं होगा नूर, कह देता हूं। मत कहो नूर मुझे, ये हक तुम खो चुके हो हमेशा के लिए। और क्यों ना बोलूं, बोलूंगी, और तुम्हें सुनना होगा। तुम्हारे बदले बर्ताव को देखकर एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए मेरे दिमाग ने नहीं, दिल ने कहा था, माफ कर दे इसके सारे गुनाह और स्वीकार कर ले इसे। अपने पति के रूप में नहीं तो अपनी बेटी के पिता के रूप में ही सही। लेकिन कितनी गलत सलाह दी थी मेरे दिल ने। तुम तो पहले से भी बदतर होकर लौटे हो। तुम्हारे लिए रिश्ते नाते सिर्फ खेल हैं और औरत सिर्फ एक देह है। कितनी ओछी सोच है तुम्हारी। इतना घिनौना इल्जाम लगाकर तुमने खुद को मेरी नजरों से बिल्कुल ही गिरा दिया है। मेरी आत्मा को ही घायल नहीं किया तुमने, मेरी अस्मिता को भी गाली दी है। तुमने पूछा था ना मुझसे कि मेरी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है, मैंने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहन रखा। तो इसका जवाब यह है कि तुम्हारे वजूद को तुम्हारे जीते जी ही नकार चुकी हूं मैं। अब एक पल के लिए भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम निकल जाओ मेरे घर से, अभी इसी वक्त। और हां, अपनी ये दुकान भी समेट कर ले जाना, समझे? तुम्हारी चौथी बीबी के काम आएगी। एक सांस में ही इतना सब कह गई थी नूपुर। हाँ हाँ, समझ गया, खूब अच्छी तरह समझ गया। वक्त आने पर तुम्हें भी सब समझा दूंगा। सूटकेस में सामान भरते हुए कड़वे स्वर में कहा नवीन ने, और एक तीखी नजर उस पर फेंककर वह बाहर निकल गया। नूपुर ने चैन की सांस ली। धुंध में लिपटी सर्द सुबह अभी पूरी तरह नहीं जागी थी, और हाथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला थामे नूपुर सोच रही थी कि एक लंबा युग गुजारा था उसने यूं अकेले रहकर, लेकिन अपनी देह अथवा संबंधों को कभी सीढ़ी नहीं बनाया। दैहिक भूख भी नहीं जागी उसके भीतर। वह और सिर्फ वही जानती है कि ये बात कितनी सच्ची है। किसी और को क्यों सफाई दे वह, कि जब जब काजल की काली कोठरियों से बेदाग बचकर बाहर निकली वह, तब तब पुरुषों के प्रति गाढ़ी वितृष्णा ही जागी उसके मन में। आंधियों से लड़ी, तूफानों से झगड़ी, लेकिन न कभी वह टूटी, न झुकी, न बिखरी, और न ही पथभ्रष्ट हुई। वह अपने बलबूते पर आत्मनिर्भर हुई, अपना नीड़ अकेले ही बनाया, और इस अकेलेपन तथा आत्मनिर्भरता ने उसके अंदर पूर्ण आत्मविश्वास जगाया। वह अकेली रहती जरूर है, लेकिन अकेली है नहीं। फिर क्यों स्वीकार करती वह पति नाम के उस लोभी और अवसरवादी जीव की जूठी और झूठी देह को? सिर्फ इसलिए उसकी प्रणय याचना, प्रणय नहीं बल्कि हवस याचना को स्वीकार कर लेती वह कि कानूनन अब भी उसका पति है वह। नवीन पुरुष है सिर्फ इसलिए जब जो जी चाहे कर सकता है, और वह स्त्री है इसलिए उसे उसके किए उचित अनुचित को दासत्व भाव से सिर माथे पर सजाना है। ये कहाँ का इंसाफ है? वह क्यों एक बार फिर अपनी किस्मत और अस्मिता को दांव पर लगा देती? क्यों, आखिर क्यों? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। कहानी सुनने के लिए दिल से आभार। धन्यवाद।